हेलो नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आईएमपी क्वेश्चंस में। तो फ्रेंड, जैसे कि चर्चा कर रहे थे प्रैक्टिस सेट्स में उपस्थित क्वेश्चंस के बारे में, तो इस प्रैक्टिस सेट्स में भी ओवरऑल 125 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आज की जो वीडियो है पार्ट नंबर 4 होगी प्रैक्टिस सेट का। तो अगर कोई हमारा फ्रेंड टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और आज की वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। उससे पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के लिए सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इनमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ये ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते और यह पादपों व जंतुओं में रोगजनक होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि माइकोप्लाज्मा या मोलिक्यूल्स जगत मोनेरा के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए सबसे सरलतम व सूक्ष्मतम स्वतंत्र जीव प्रोकैरियोट्स हैं। इनके आकार का प्रास 0.1 से 0.15 माइक्रोमीटर होता है और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और माइकोप्लाज्मा जो है वो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। चूँकि ये जीवित रह सकते हैं तो इसमें ऑप्शन होगा सी। ये सही नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही नहीं है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है वर्गीकरण की कृत्रिम विधि पद्धति, या फिर ऑप्शन नंबर बी वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति, वर्गीकरण की जातिवर्तीय पद्धति। तो इसमें दिए गए हैं स्तंभ सेकंड में बेंथम एंड हुकर, लीनियस, एंगलर एवं प्रांटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि ए के अंदर दिया गया है, एक का सेकंड वर्गीकरण की जो पद्धति कृत्रिम पद्धति है वो लीनियस ने दी थी, और जो वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति है वो दी थी बी का फर्स्ट बेंथम एंड हुकर, और सी का होगा थर्ड और फर्स्ट सेकंड। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया कथन नंबर फर्स्ट, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, और कथन नंबर 2, प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम्स उपस्थित होते हैं जो श्वसन में सहायक होते हैं। जिनका ऑप्शन दिए गए हैं कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है कथन नंबर फर्स्ट एवं दोनों सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। और इस तरीके से सी दिया है कथन फर्स्ट और कथन दोनों गलत है या फिर दोनों सही है। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 से कौन एक संतृप्त वशीय अम्ल है। ए ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड, पामेटिक एसिड। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पामेटिक एसिड। जैसे कि संतृप्त वशीय अम्ल होते हैं, इनकी कार्बन श्रृंखलाओं में द्विबंध नहीं होते हैं, जैसे कि पामेटिक एसिड। और जैसे असंतृप्त वशीय अम्ल होती है, इनकी कार्बन की श्रृंखलाओं में एक या अधिक द्विबंध होते हैं, जैसे कि ओलिक अम्ल। तो चूँकि पूछा गया है संतृप्त वशीय अम्ल है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, पामेटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे पूछा गया है, जल खनिजों
कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स का एक दिशीय प्रवाह निम्न में के माध्यम से संपन्न होता है, दारू या फिर जाइलम, पोसवा, फ्लोएम, मूल यानी कि जड़ और समयानुतक। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होता है वो होगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम। पौधों में दो प्रकार के समयानुतक होते हैं, दारू और पोसवा यानी कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम परिवहन मुख्य रूप से जड़ों से वायुव्य भाग की ओर होता है। यह जल के साथ खनिज लवणों, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स का परिवहन करता है। और जो फ्लोएम होता है वो कार्बनिक पदार्थों और कुछ अकार्बनिक विलयों का पहले पत्ती से पौधे के दूसरे सभी भागों में और संग्रहण अंगों को स्थानांतरित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोपोनिक्स अथवा मृदा रहित संवर्धन इसे जानने में सहायक होता है। किसी तत्व की आवश्यकता, किसी तत्व के न्यूनता लक्षण, किसी तत्व की विषाक्तता और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स या मृदा रहित संवर्धन जानने में मदद करता है खनिज लवणों की अनिवार्यता, किसी विशेष तत्व की अनुपलब्धता के कारण, विकसित न्यूनता के कारण लक्षण तत्व के अधिकता में होने वाले पौधे के लिए विषाक्तता और पौधे में उपस्थित विभिन्न तत्वों के मध्य समन्वय अन्योन्य क्रिया और पौधे के उपापचय में अनिवार्य तत्व की भूमिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन कहता है, सीमाकारी कारकों का नियम किस सन में दिया गया था और किसने दिया गया था? ए ब्लैकमैन 1905, ब्लैकमैन 1804, एंजलमैन 1909 और बारबर्ग 1920। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैकमैन ने दिया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो ब्लैकमैन के बारे में कुछ डिटेल्स है। ब्लैकमैन के सीमाकारी कारकों का नियम यह बताता है कि यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो इसकी दर उस कारक द्वारा निर्धारित होगी जो अपने न्यूनतम मान के निकट होगा। यह वही कारक होगा जो उसकी मात्रा को परिवर्तित किए जाने पर प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन में पूछा गया है, मगरमच्छ व पेंगुइन, व्हेल व डॉग फिश से निम्न में से किस लक्षण में समानता रखते हैं? तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ अवस्थाओं में क्लोछिद्र होते हैं। मगरमच्छ, पेंगुइन, व्हेल एवं डॉग फिश सभी रज्जु की है तथा इनके जीवन वृत्त की कुछ अवस्थाओं में क्लोमछिद्र होते हैं। यह रज्जु का एक चारित्रिक लक्षण होता है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। भ्रूणपोषीय बीज पाए जाते हैं। ए जौ, अरंडी, ए व बी दोनों, मटर। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौ के अंदर भी और अरंडी के अंदर भी। एक बीज का भोजन संग्रह करने वाला ऊतक भ्रूणपोष होता है और पुष्पीय पौधों में यह दोहरे निषेचन के फलतः उत्पन्न होता है। अधिकांश एक बीजपत्री व कुछ द्विबीजपत्री बीजों में संचित भोजन भ्रूणपोष में रहता है। यह भ्रूणपोषीय या एल्ब्यूमिनस बीज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अनाज, अरंडी, बीज, नारियल, रबर इत्यादि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन कहता है, विभुज्योतक कोशिकाओं के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिए गए हैं, कोशिकाओं में वृद्धि व विभाजन की क्षमता होती है। बी है, कोशिकाओं में सघन कोशिका दर व स्पष्ट केंद्रक होता है। सुविकसित अंतःपर्दय जालिका व माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही होंगे। जिसमें दिया गया है, विभुज्योतक कोशिकाएं छोटी अपरिपक्व कोशिकाएं होती है जो वृद्धि करने एवं शीघ्रता से विभाजित होने की योग्यता रखती है। इन कोशिकाओं को कोशिका द्रव घना, स्पष्ट, केंद्रक युक्त होता है। भित्तियाँ पतली, लचीली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। श्वसन तंत्र अत्यधिक उच्च होता है।
तो आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, हृदय पेशी कंकाल पेशी से भिन्न होता है क्योंकि ये होती है चिकनी, ऐच्छिक, अरेखित, रेखित व अनैच्छिक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेखित व अनैच्छिक। हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है, यह रेखित अनैच्छिक होती है और इनमें अंतर्विष्ट डिस्क पाई जाती है जो इसे कंकाल पेशी से अलग करती है, जो रेखित ऐच्छिक होती है परंतु उनमें अंतर्विष्ट डिस्क का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन में पूछा गया है डीएनए पॉलीमरेज के अलावा डीएनए संश्लेषण में कौन से एंजाइम भाग लेते हैं? टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, आरएनए प्राइमेज, उपरोक्त सभी। तो डीएनए पॉलीमरेज के अलावा डीएनए संश्लेषण में उपरोक्त सभी यानी कि तीनों टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, आरएनए प्राइमेज, तीनों के तीनों जो हैं भाग लेते हैं। आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अन्य कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसी के साथ नमस्कार।